हेलो बच्चों, मैं प्रवीण कुमार बीसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर संबंध और फलन, और आज पढ़ेंगे संबंध और फलन चैप्टर का फलनों का संयोजन टॉपिक। अब देखिएगा फलनों का संयोजन क्या होता है और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। देखिएगा जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक फंक्शन है, ये आपका फलन है एफ और ये आपका होगा ए से बी में। दूसरा फलन रहेगा, मान लीजिए एक फलन है जी जो कि बी से सी में होना चाहिए। देखिएगा मान लीजिए यहाँ पे इसमें भी कुछ अवयव हैं, एक्स वाई जेड, यहाँ पर है मान लीजिए पी क्यू आर, यहाँ पे 1 2 3। ठीक, अब देखिएगा इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक फलन है, इस वाले को आप ए बोलेंगे, इसको बी बोलिएगा, इसको सी। ठीक, यहाँ से देखिएगा अगर मान लीजिए इस फलन एफ के द्वारा ए के सभी अवयव बी से जुड़े हैं, यानी यहाँ से ये बी से जुड़ गया, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, यानी इसके द्वारा ये सभी जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से क्या है, जी फंक्शन के द्वारा बी सी से जुड़ा हुआ है, यानी बी के जितने अवयव वो सी से जुड़े हुए हैं। ठीक, और ये चीज़ आप अब जरा परिभाषा में देखिएगा, यहाँ पर भी लिखा गया है कि अगर यदि एफ फलन एक है जो कि ए से बी में है और जी बी से सी में 2 फलन है, अर्थात देखिएगा ए का प्रत्येक अवयव एफ प्रतिबिंब बी में है, ए का प्रत्येक अवयव का फलन एफ के द्वारा इसका प्रतिबिंब बी में है, तथा बी के प्रत्येक अवयव देखिएगा, तथा बी के प्रत्येक अवयव यानी बी के जितने अवयव हैं उसके जी प्रतिबिंब के द्वारा सी में, यानी बी का जी फंक्शन के द्वारा सी में है। अतः ए के प्रत्येक अवयव के संगत सी में एक अवयव अवश्य होगा। यानी अगर हम दोनों को मिलाकर देखें तो ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब आपको सी में मिलेगा। अगर इसको डायरेक्ट देखें तो ए से प्रत्येक अवयव सी में मिलेगा। वही चीज़ कहा गया है यहाँ पे देखिएगा, अतः ए के प्रत्येक अवयव के संगत सी में एक अवयव अवश्य होगा। इस प्रकार के संयोजन से ए और सी के मध्य एक नया फलन प्राप्त होता है। अगर हम इस ए को डायरेक्ट सी से जोड़ें, वाई वाले को भी 2 से जोड़ दें और जेड वाले को आप यहाँ से जोड़, अगर ए वाले को डायरेक्ट आप सी से जोड़ रहे हैं तो इस तरीके से एक आपका नया संयोजन प्राप्त होता है। और इस फलन को, यानी इस तरीके से जो आपको फलन प्राप्त होगा उसको जी और एफ का संयोजन कहते हैं, और उसे आप संकेत के रूप में इस तरीके से दिखेंगे। ठीक, देखिएगा जैसे अगर मान लीजिए ये पहला है आपका ए, यहाँ से दूसरा यहाँ पे है बी, डन समझिएगा, तीसरा है सी। अब अगर फलन एफ के द्वारा ए से बी जुड़ा हुआ है और फलन जी के द्वारा बी से सी जुड़ा हुआ है, तब अगर हम ए से डायरेक्ट संबंध सी में निकालें तो इस वाले को आप क्या कहेंगे, गॉफ। ठीक, और ये आपका होगा गॉफ फंक्शन। ये आपका मिलेगा किससे, ए से सी में। ये आपका जो गॉफ बनेगा वो डायरेक्ट ए से सी में बनेगा। अच्छा, वैसे अगर इस चीज़ को देखें तो हम लोग फलनों के संयोजन की ज़रूरत क्या पड़ती है, आवश्यकता क्या होती है। अगर हम ये चीज़ भी देखते हैं कि इसका हमको दैनिक जीवन में भी बहुत सारा उपयोग होता है, वो हम लोग डेली करते हैं लेकिन उसका कहीं पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर करते ज़रूर है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ से ये मान लीजिए स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ये मान लीजिएगा बोर्ड है, और यहाँ पे क्या है, ये है टीचर। ठीक, अब हम देखिएगा अगर यहाँ से अगर ध्यान दें, ये मान लीजिए यहाँ से जब आप लोग पेपर देते हैं, मान लीजिए पेपर देते तो पेपर में आपका एक स्टूडेंट की कॉपीज डायरेक्ट बोर्ड को जाती है, और बोर्ड से वो कॉपी अपना जो है बोर्ड फिर टीचर को देता है कॉपी चेक करने के लिए, फिर ये टीचर उस कॉपी को फिर से बोर्ड को देता है और बोर्ड फिर आपका स्टूडेंट को यहाँ से उनका रिजल्ट अनाउंस करता है। तो मान लीजिए ये वाला संबंध आपका यहाँ से है, ये आपका फलन एफ से हो जाएगा, दूसरा संबंध आपका यहाँ से ये आपका जी से मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से देखे जाए तो ये इसका देखिएगा, स्टूडेंट जो भी कॉपी लिखता है वो डायरेक्ट बोर्ड को जाता है, लेकिन अगर हमको जब स्टूडेंट की जो मानसिकता होती है वो क्या होती है, वो डायरेक्ट एक्सपेक्ट रखता है कि वो कोई जो टीचर उसमें जो चेक करेगा वो उसको क्या रिजल्ट देगा। ठीक है ना, टीचर उसको क्या रिजल्ट देगा, यानी स्टूडेंट डायरेक्ट वो टीचर से संबंध रखना चाहता है, जबकि ये वाली प्रोसेस के बीच में बोर्ड का हाथ होता है, लेकिन हमको बोर्ड से मतलब नहीं होता है। तो हम भी ऐसे ही दैनिक जीवन में ये भी जानते हैं कि हमको कभी कभी कुछ काम ऐसा होता है जिसको हमको करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमको उसको बगैर उसके हम तीसरा काम नहीं कर सकते।
जैसे दूसरे लैंग्वेज में अगर मान लीजिए सुन लें, अगर आपको मान लीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका है आजमगढ़, ठीक, ये मान लीजिए है दिल्ली और ये है लुधियाना, ठीक। अब अगर आपको मान लीजिएगा कि आजमगढ़ से लुधियाना जाना है, तो अगर ऐसी कोई रूट नहीं है जिसके कारण आप डायरेक्ट लुधियाना चले जाएं, किसी कारण बस आपको यहाँ से दिल्ली जाना पड़े और फिर दिल्ली से बस दूसरी रोड के द्वारा आपको लुधियाना जाना पड़े, तब आपका देखिए आपका मेन पर्पज क्या है कि आप आजमगढ़ से डायरेक्ट लुधियाना जाना चाहते हैं। आप आजमगढ़ से डायरेक्ट लुधियाना जाना चाहते हैं, आपको दिल्ली से मतलब नहीं है, लेकिन बगैर दिल्ली का आपको काम भी नहीं चलेगा। तो आप आजमगढ़ से डायरेक्ट दिल्ली जाने के लिए आप इस वाले बस को और इस वाले बस को दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ करके देखेंगे। हमको दिल्ली से मतलब नहीं है, लेकिन बगैर दिल्ली का काम भी नहीं चलेगा। इसी प्रकार इस तरीके से भी हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी बहुत तरीके से दो प्रकार के फलनों का संयोजन करते हैं। और ये फलनों का संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हमको जो पहले वाले से डायरेक्ट तीसरे वाले से मतलब होता है, बीच वाले की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे एक उदाहरण लिए हैं। उदाहरण में ए सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 तक अवयव हैं, बी में ए बी सी डी अवयव है और सी में आपका एल एम एन अवयव है। देखिएगा जो फलन एफ है उसमें देखिएगा 1 का ए है, 2 सी है, 3 बी का है, 4 से डी जुड़ा हुआ है। यहाँ से आपका देखिएगा जी के द्वारा ए एल से जुड़ा हुआ, बी आपका एल से, सी एम से और डी एन से। अगर इस चीज़ को हम ध्यान से देखें, जैसे इसका मतलब क्या हुआ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए मिलेगा। इसी तरीके से F2 कितना मिलेगा, C मिल जाएगा, F3 B मिलेगा, F4 इतना मिलेगा। इस तरीके से अगर इसको देखें ध्यान से तो ये G ऑफ A कितना मिलेगा, ये L मिलेगा, और G ऑफ B कितना मिलेगा, ये आपको कितना, G ऑफ B कितना मिलेगा, ये L मिलेगा। ऐसे होता है ना। अब हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं गाफ। देखिएगा अब आप लोग गाफ फंक्शन निकालेंगे। अब गाफ में सबसे पहला क्या निकाला जाए, देखिएगा जो A से डायरेक्ट वो C में होता है, A का संबंध डायरेक्ट C से होता है, यानी हम लोग A में देखेंगे तो A में आप किसका रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यानी गाफ 1 कितना मिलेगा। आप इसको रखने के लिए आप लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से करके इसको आप F ऑफ 1 रखेंगे। अब देखिए F ऑफ 1 की वैल्यू कितना है, F ऑफ 1 की वैल्यू कितना है, A है, यानी ये आपको मिल जाएगा G ऑफ A, ठीक है ना। देखिए F ऑफ 1 की वैल्यू कितना है, A है, तो इसका मतलब A मिल जाएगा। अब G ऑफ A कितना है, देखिए G ऑफ A कितना है, L, ये आपको कितना मिल जाएगा, L, यानी गाफ 1 का मान मिला आपको L। फिर निकालिएगा गाफ 2 का वैल्यू निकालिए, ये आपको मिलेगा इस तरीके से F ऑफ 2, ये कितना मिल जाएगा, देखिएगा G ऑफ F ऑफ 2 का मान बताइएगा। देखिए F ऑफ 2 कितना मान है इसका, C मिलेगा, इसका हो जाएगा आपका C, ये आपको मिला C। अब बताइएगा G ऑफ C कितना है, देखिए G ऑफ C कितना है, यम, ये आपको यम मिल जाएगा। इसी तरीके से आप निकालेंगे गाफ 3 निकालिएगा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट बताइएगा। देखिएगा अगर आप देखिएगा 3 का मिलेगा B से, और जब फिर आप B का देखेंगे तो यल, देखिएगा 3 का मिलेगा B से, वो आपको G से फिर मिल जाएगा, और जब आप यहाँ से देखेंगे तो B का मिलेगा L से, यानी ये भी आपको मिल जाएगा डायरेक्ट L। और फिर आप जब निकालेंगे गाफ 4, इसका बताइएगा कितना मिलेगा, 4 का संबंध आपका D से होगा, और जबकि D का संबंध यम से है, तो ये आपको मिलेगा यम। ये आपका है एक फलनों का संयोजन, ये आपका एक उदाहरण है। देखिएगा तो इस तरीके से देखिएगा यहाँ पे फलनों पर आधारित एक प्रमेय है। यदि F A से B में और G B से C में एकाएकी और आच्छादक है, यहाँ पे 2 फलन है, एक F है दूसरा G है, ये एकाएकी और आच्छादक है, तब फलनों का संयोजन जो हमारा गाफ बनेगा वो A से C में बनेगा, ये भी आपका एकाएकी होगा और आच्छादक होगा। तो हम लोग जैसे पूर्ववत, यानी जैसे पहले हम लोग एकाएकी और आच्छादक सिद्ध करते थे, यहाँ पर भी सिद्ध करेंगे। जैसे हम लोग एकाएकी में लेते हैं, ठीक, एकाएकी के लिए आप लोग क्या करते थे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग 2 अवयव मानते थे, माना x1 कामा x2, बिलान कितना, पहले वाले में यानी A में है,
ठीक ना, यहाँ से x1 कामा x2 बिलोंग टू a, यानी इस वाले अवयव में x1 और x2 है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा कितना बनेगा, तब इससे जो फलन बनेगा मान लीजिएगा तो डायरेक्ट बनिएगा, जो गाफ बनेगा यानी जो गाफ x1 होगा मान लेंगे और जो गाफ x2 होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। मान लीजिए बराबर है, तब देखिएगा क्या x1 और x2 बराबर हो रहा है। देखिएगा इस वाले को आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेंगे, गाफ या जी ऑफ एफ ऑफ x1 होगा इतना। देखिएगा जी ऑफ एफ ऑफ x1 और ये होगा जी ऑफ एफ ऑफ x2। आप बताइएगा एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं। आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये आपको क्या मिल जाएगा, जी ऑफ, ये दोनों बराबर होंगे मान लीजिए कुछ और अवयव, यानी x1 और x2 बराबर है तो ये भी आपको फिर आपको x1 मिल जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा, जी ऑफ x2 ही मिल जाएगा। आप ये मिला क्यों, आप यहाँ लिख देंगे चूंकि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। क्यों, क्योंकि ये आपका एकाएकी है, एकाएकी, चूंकि ये आपका एकाएकी है। एकाएकी में अगर एफ ऑफ x1 और x2 बराबर होते हैं तो ये आपका मिल जाता है कितना, x1 बराबर x2 मिलता है कि नहीं। x1 और एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 है, अगर ये एकाएकी है तो x1 बराबर x2 मिल जाता है। तो वही चीज़ हमने लिखा है, एफ ऑफ x1 की जगह x1 और एफ ऑफ x2 की जगह x2। अब ये भी था, ये आपका दूसरा वाला फलन भी, ये भी आपका b से c, ये भी आपका एकाएकी है तो इसकी जगह भी कितना मिल जाएगा, x1 और ये आपको x2। ऐसा क्यों, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो g फंक्शन है वो भी क्या है, एकाएकी है कि नहीं, एकाएकी है तो ये भी आपको मिल जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि आपने जो गाफ लेके चला था x1 और गाफ x2 लेके चला था, दोनों बराबर है तो आपको x1 और x2 बराबर मिल रहे हैं। तो अतः फलन आपका क्या मिल जाएगा, अतः फलन क्या होगा, एकाएकी, एकाएकी। अगर आप आच्छादक देखें, ठीक है ना, अगर आप आच्छादक देखते हैं तो मान लेंगे यहाँ पे एक अवयव x है, ठीक। तो अगर फंक्शन में है मान लीजिएगा गाफ, इसमें एक अवयव है x मान लीजिए, ठीक, एक अवयव है x मान लीजिएगा, ठीक। तो ये आपको मिलेगा जी ऑफ एफ ऑफ x, ठीक। इसको आप, इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर ये वाला चीज़ आपका है, देखिएगा ये वाला चीज़ है, मान लीजिएगा, देखिएगा इसमें x अवयव है, b वाले में y है और c वाले में z है। अगर ये चीज़ आपका एकाएकी होगा तो f ऑफ x कितना मिल जाएगा, टोटल y मिलता है, यानी f ऑफ x कितना मिल जाएगा, टोटल y मिल जाएगा। अब अगर ये वाला आपका देखिएगा ये फिर y हुआ, अगर ये वाला भी एकाएकी है तो ये टोटल आपका कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा z, यानी b का c से, यानी g ऑफ y वो टोटल किस में मिल जाएगा, g। तो ये वाला आपका जो ग्राफ है वो भी किस में मिल गया, z में, यानी x का संबंध डायरेक्ट c से हो गया। तो ये भी आपका क्या मिल जाएगा, आच्छादक। अतः इस तरीके से आपका अगर एकाएकी है वो और दूसरा भी एकाएकी है तो दोनों का कंपोजिशन फंक्शन भी क्या होता है, आपका एकाएकी होगा और आच्छादक होगा। इसमें जो अगला टॉपिक है वो होता है आपका प्रतिलोम फलन। तो देखिएगा प्रतिलोम फलन का कौन सा होता है, उससे पहले आप ये चीज़ देख लीजिएगा कि ये आपका कौन सा फंक्शन है, एकाएकी आच्छादक। देखिएगा कैसे, क्योंकि इधर ए सेट ए के एक एक अवयव का प्रतिबिंब एक एक बन रहा है इसलिए एकाएकी है, बी वाले सेट में कोई अवयव खाली नहीं इसलिए आच्छादक है, ठीक। इस वाले का देखिएगा ये आपका एकाएकी अंतःक्षेपी है, आप लोग इसको चेक कर लीजिए क्योंकि बी वाले सेट में 100 बच रहा है। इसमें देखिए दो अवयव जुड़े तो बहु एक, इधर कोई नहीं खाली नहीं है तो आच्छादक, यहाँ से दो ठो जुड़े और एक खाली है तो इसलिए बहु एक और अंतःक्षेपी फलन। अगर इस वाले फलन को देखिएगा, प्रतिलोम फलन कौन सा होता है कि अगर मान लीजिएगा कि कोई फलन है जो यहाँ से ये फलन a हो गया, ये आपका b, हम जब a से b में जाते हैं तो ये हमारा एक अगर फंक्शन होगा तो जब हम लोग उसी को b से a तक देखेंगे तो हमारा फंक्शन का इन्वर्स होगा, यानी प्रतिलोम फलन होगा। अगर a से b में, यानी अगर ये फलन है आपका फंक्शन a से b में एक फलन है तो इसको जब व्युत्क्रम कर देंगे, यानी अगर हम लोग b से a में देखेंगे, अगर ये वाला आपका एक फलन है तो ये आपका इसका प्रतिलोम फलन कहलाता है। अब देखिएगा प्रतिलोम फलन बनेगा किसका, आप यहाँ से ज़रा चेक करिए, यहाँ से
पीछे से चेक करिएगा यहाँ से, अगर आप इधर से देखिएगा बी वाले सेट से आप ए वाले सेट में आइए, है ना, यहाँ से एक प्रतिबिंब, यहाँ से इसका प्रतिबिंब 2 बन रहा है, 3 का देखिए अब 3 से 2 तीर निकल गए, यानी 3 का 2 ठो प्रतिबिंब बन रहा है। जब किसी एक अवयव का 2 प्रतिबिंब बनेगा तो क्या वो फलन होगा, कहलाएगा? अगर हम बी से ए में अगर फलन देखें तो क्या है, बी से ए में जाते समय ये फलन बनेगा? ये फलन नहीं बनेगा, क्योंकि 3 यानी अवयव जो 3 है उसके 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं और बी वाले सेट में आपका एक अवयव खाली भी हो रहा है। इस लिहाज से ये आपका अगर प्रतिलोम फलन में देखें तो ये प्रतिलोम फलन इसका बनेगा ही नहीं। यहाँ से देखिए 3 का 2 ठो प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए इसका भी प्रतिलोम फलन नहीं बनेगा। यहाँ देखिए एक अवयव खाली बच जा रहा है, इसका भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, है ना, प्रतिलोम फलन नहीं बनेगा। यहाँ से देखिए इधर से एक एक अवयव का प्रतिबिंब है, इधर से भी देखिए एक का एक हो रहा है, यहाँ से 2 का भी एक अवयव है, 3 का भी देखिएगा एक ही बन रहा है, इमेज बन रहा है। और यहाँ देखिए फलन होने के जितनी भी 2 कंडीशन होती दोनों फुलफिल कर रहा है, यानी पहले वाले सेट का कोई सभी पहले वाले सेट के एक इमेज बनने चाहिए, एक एक अवयव का एक इमेज बनेगा, यानी एक है उसका एक ही इमेज है, 2 का भी एक ही इमेज बन रहा है, 3 का भी एक ही इमेज, और सेट बी में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, यानी जितने भी अवयव हैं सबका प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो देखिए सेट बी का सभी अवयवों का प्रतिबिंब है, यानी 3 का भी है, 1 का भी है और 2 का भी है, यानी एकाएकी आच्छादक जो फलन था उसका प्रतिलोम फलन बन सकता है। तो यहाँ पर भी लिखा गया है कि यदि फलन ए से बी में एक एकाएकी और आच्छादक फलन है, तो याद रखिएगा केवल एकाएकी और आच्छादक फलन का ही प्रतिलोम फलन बनता है। तो यहाँ पे लिखा गया है आपका, यदि फलन ए से बी में एक एकाएकी और आच्छादक फलन हो तो फलन देखिएगा ये इनवर्स फलन बनेगा, वो बी से ए में बनेगा, ठीक, वो भी y बिलोंग टू बी, यानी ये जो y होता है y वाला, वो y बिलोंग अगर b में एक अद्वितीय यक्ष से संबंधित होगा, यानी जितना भी ये y के जितने भी पार्ट हैं, यानी y का ये भी है, ये भी, ये भी है, ये भी सब एक अद्वितीय यक्ष से जुड़े होंगे, ये सभी यक्ष के भाग हैं, ये यक्ष से जुड़े होंगे, तब यफ का प्रतिलोम फलन कहलाता है। अगर y वाला यानी इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे, जो फलन यफ है उसका प्रतिलोम फलन कहेंगे। ये आपका हुआ प्रतिलोम फलन। दूसरा चीज़ है यहाँ पे देखिएगा प्रतिलोम प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब देखिएगा एक का जब ये फलन आपका यफ था, जब ये फलन था, अगर हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं तो ये एक का फलन बना था, तो एक का प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब 2 है, 3 का प्रतिबिंब 3 है, आप इधर से देखेंगे। और जब ये फलन इधर से आएगा यानी बी से ए में जाएगा तो ये इसका इनवर्स वाला भाग बनेगा, ये इसका प्रतिलोम फलन बनेगा। जब ये प्रतिलोम फलन बनेगा तो प्रतिलोम फलन 3 का प्रतिलोम प्रतिबिंब 3 का प्रतिलोम प्रतिबिंब 3 होगा, 2 का प्रतिलोम प्रतिबिंब 2 होगा और 1 का प्रतिलोम प्रतिबिंब 1 होगा। इस तरीके से हम लोग एक उदाहरण देखते हैं प्रतिलोम फलन पर आधारित। ये एक प्रमेय है, देखिएगा ध्यान से कि प्रमेय है कि अगर एक फलन ए से बी में है जो कि एकाएकी और आच्छादक है, तो प्रतिलोम फलन जो है वो आपका एफ इनवर्स बी से ए में जो होगा वो भी आपका एकाएकी और आच्छादक होगा। वैसे हमने जो फिगर पहले बनाया था उस फिगर से भी आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि आपका देखिएगा 1 2 3 1 2 मान लीजिए है 2 4 6 कर लीजिए, तो पहले का संबंध इससे है, इसका संबंध इससे। अब ये एकाएकी आच्छादक है ना, ये आपका ए से बी में जाएगा और ये आपका अगर बी से ए में आ रहा तो भी देखिए एक एक का संबंध एक से हो रहा है, ये एकाएकी भी हुआ और इधर कोई अवयव बचा नहीं है, इसलिए ये आच्छादक भी हुआ। तो ज़रा इसको सिद्ध करके देखिएगा। एकाएकी आप सिद्ध कैसे करते हैं, उससे पहले कुछ मान लीजिएगा। जैसे इसमें आपका एफ ऑफ एक्स बराबर कितना मिलेगा, y1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। एफ ऑफ x1 मान लीजिए है एफ ऑफ x1, इसमें का कोई x1 है वो आपका y से जुड़ा होगा, तथा एफ ऑफ x2 यानी ये जो x2 है वो किससे जुड़ा होगा, y2 से। ठीक, अब इसका जो प्रतिलोम फलन करें यानी इससे प्रतिलोम फलन निकालें तो उसको क्या कहते हैं, एफ इनवर्स, वो आपका कितना जाएगा y1, वो कितना मिलेगा आपको x1, और इसी तरीके से ये कितना मिलेगा एफ इनवर्स y2 कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा x2। ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं कि जो फलन बनेगा वो आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लेंगे कि आपका एफ इनवर्स y1 और एफ इनवर्स y2 ये दोनों बराबर हो रहा है, तो इससे जो मिलेगा यानी y1 और y2 भी बराबर होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए अब एफ इनवर्स y1 एफ इनवर्स y2 ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। अब एफ इनवर्स y1 और एफ इनवर्स y2, तो इसकी वैल्यू कितना मिला आपको, x1, इसका मिलेगा x1, इसका कितना मिलेगा देखिए ध्यान से, x2 मिलेगा, और x1 किसके बराबर है देखिएगा। अब अगर ये x1 और x2 बराबर हैं तो इससे जो फलन बनेगा
देखिए x1 और x2 बराबर हैं, यानी ये वाला जो आपका यहाँ पे x1 था x2 था, ये दोनों आपके बराबर हैं, तो इससे जो फलन बनेगा ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी आप यहाँ से ऐसे भी तो पा सकते हैं ना कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। ये कैसे मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। आपने क्या कहा है कि जो फलन f है, जो फलन है वो कैसा है, एकाएकी है। हम लोग फलन जो एकाएकी होता था उसके लिए हम लोग दिखाते थे ना कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब x1 और x2 भी क्या होगा, बराबर हो। अगर ये दोनों बराबर होते थे इसका मतलब ये भी दोनों बराबर होता, तभी वो फलन एकाएकी कहलाता। तो यहाँ पे तो खुद ही दिया गया है कि जो फलन है वो आपका एकाएकी है, तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, अगर ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर हो। अब जहाँ पे ये चीज़ मिला है आप उसकी जगह ये भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ है, देखिए ध्यान से, x1 बराबर x2, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, उससे जो फलन बनेगा वो भी बराबर होगा। अब देखिए इसकी वैल्यू देखिए, एफ ऑफ x1 बराबर कितना है, y1, एफ ऑफ x1 बराबर कितना है, y1, और एफ ऑफ x2 बराबर कितना है, y2। आपका मिला। एफ ऑफ y1 लेके चले थे, y1 एफ इनवर्स y1 और एफ इनवर्स y2 बराबर था, तो हमको यहाँ पे मिल गया y1 और y2 भी आपके दोनों बराबर है, इसलिए आपका जो फलन होगा वो भी आपका कैसा होगा, एकाएकी होगा। ठीक, दूसरा चीज़ देख लीजिएगा, इसमें आच्छादक कैसे सिद्ध करते हैं। आच्छादक के लिए क्या करते हैं आप लोग, आप इसमें खुद देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा फिगर से देख लीजिएगा। क्या देखिए, जो अब जब आप एफ इनवर्स लेके चलेंगे तो इनवर्स में आपका बी से ए जाता है, यानी दूसरा सेट आपका ए हो रहा है। आप बताइएगा क्या सेट ए में कोई अवयव खाली है, आप कहेंगे नहीं, तो ये आपका आच्छादक बनेगा। आप इसमें विवरण से भी दे सकते हैं कि आपका जो, यानी ये आपका x है, ये वाला आपका y है, यानी एफ इनवर्स, फलन एफ इनवर्स के द्वारा जो x है, एफ इनवर्स के द्वारा x y के सभी अवयवों का प्रतिबिंब बना रहा है, y के जितने अवयव हैं सभी का ये प्रतिबिंब इसमें बन रहा है, अतः ये आपका आच्छादक होगा। ठीक, अब हम लोग इससे संबंधित इस वाले प्रश्न, यहाँ से जो भी टॉपिक था वो सभी समाप्त हो चुके हैं। हम इससे संबंधित अगले वाले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।